अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ममूना और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लोकलाइज्ड बॉन्डिंग EAN रूल एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग जो उसको डिस्क्राइब करने से पहले तो केमिकल बॉन्ड जो है वो किस तरह फॉर्म होता है, वो होता है क्या, उसका हमें पता होना चाहिए। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो उनके दरमियान में फोर्स डेवलप हो जाती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है या नया मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब हमारे पास जो बॉन्डिंग है ये लोकलाइज्ड हो सकती है और डीलोकलाइज्ड हो सकती है। लोकलाइज्ड बॉन्डिंग जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि दो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान रहती है। लेकिन जो डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव करते रहते हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग के अंदर होता है। इसके जो इस तरफ बॉन्ड्स बन सकते हैं या फिर इसके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम जर्नल इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम इसके दरमियान एक रिंग लगा देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ताकि इस बात की मतलब निशानी होती है कि जो बॉन्ड्स हैं ये किसी तरफ भी बने हुए हैं, ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे पाए नहीं जाते। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लें। इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूल आर अज्यूम्ड टू बी लोकलाइज्ड ऑन अ पर्टिकुलर एटम और इन स्पेस बिटवीन टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई ए और बी जो है वो इनके दरमियान ही रहती है, दो एटम्स के दरमियान, कहीं और किसी और तरफ जो है वो मूव नहीं करती। अब ये देखें यहाँ पर बिल फ़र्ज़ के ये एक हमारे पास एटम है, ये दूसरा एटम है। ये जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, या एक फोर्स की वजह से वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं या एक नया मॉलिक्यूल डेवलप कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अब इधर ही रहती है, यानी कि इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स इन्हीं दो एटम्स के दरमियान रहती है। तो इस किस्म का जो बॉन्ड होता है वो एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो विद इन द टू न्यूक्लिया ही रहती है, सिग्मा बॉन्ड है, और इसको हम लोग लोकलाइज्ड बॉन्डिंग बोलते हैं, यानी कि एक फिक्स्ड बॉन्डिंग होती है। अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन जो बॉन्ड पेयर होता है वो उसके नाम से जाहिर है कि जो ऐसा पेयर है जो कि लोकलाइज्ड हो बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जिसने बॉन्डिंग की हुई हो। अब जो हमारे पास लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो हमारे पास तीन तरह के उसके पार्ट्स हैं, यानी इसमें यही लिखा हुआ है कि जो एज्यूम करता है या फिर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और जो बॉन्ड बनाते हैं वो लोकलाइज्ड होता है। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो जो है वो शेयर नहीं कहीं और भी की होती, सिर्फ दो जो है ना उनके एटम्स के दरमियान होती है। तो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग मॉडल के तीन पार्ट्स हैं। पहली इसकी डिस्क्रिप्शन होती है लिविस डॉट स्ट्रक्चर के ज़रिए, और दूसरी होती है इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है, और तीसरे नंबर पे जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यूज्ड बाय द एटम टू शेयर इलेक्ट्रॉन और होल्ड लोन पेयर्स। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें ये भी बताती है कि किस तरह के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उन्होंने आपस में बॉन्डिंग किया, जैसे 1s है, 2s है, f है, d है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसने एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसने दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करके, तो एक जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब देखें दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जो बॉन्डिंग करेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो वो हमें ये जो थ्योरी है वो हमें ये भी बताता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन का 1s है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा वो यूं बनेगा। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक लोकलाइज्ड बॉन्ड है। इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये विद इन दी टू न्यूक्लियाई ही रहेगी। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें इसकी वजह से पता चल सकती है, हमारे पास हीट ऑफ एटमाइजेशन भी पता चल जाती है इसी बॉन्डिंग की वजह से, या फिर लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की वजह से। अगर हम इसकी एनर्जी को सम अप करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हीट ऑफ एटमाइजेशन को डिवाइड कर दें अगर हम नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स के साथ, तो हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी मिल जाती है। अब ये नीचे एक मॉलिक्यूल है जिसको मैंने ड्रा किया हुआ है, इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कि किस तरह हम लोग इससे हीट ऑफ एटमाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, या हम लोग इसके नंबर ऑफ़ जो बॉन्ड लेंथ है वो किस तरह, मतलब इन चीज़ों को हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो लोकलाइज्ड बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन वगैरह को कैलकुलेट करने की फैसिलिटी देता है। इसके अलावा टोटली डिस्क्राइब बाय सिंगल लिव स्ट्रक्चर, इसका बस एक ही लिव स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए ये पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अबव जो मॉलिक्यूल है
दिस वन मॉलिक्यूल। अब जो अबव मॉलिक्यूल है इसके अंदर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 2 हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो क्योंकि 2 बॉन्ड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंगल बॉन्ड की होती है 345, तो वो भी हमारे पास 2 हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं तो हम लोग उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1260, ये है 690। अब हमारे पास CH बॉन्ड्स भी हैं इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जितने बॉन्ड्स हैं ना, 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के, तो उसकी एनर्जी जो है 415 है। जब हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि है 3320। जब हम इस सब टोटल को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2570, यानी कि 2570 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है इसकी, वो भी हमारे पास 5270 ही होती है किलो जूल पर मोल के अंदर। तो इसलिए हमारे इस बात का एविडेंस है कि जो हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है, या फिर हम लोग उसकी जो एनर्जी को कैलकुलेट करके ना बता सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है, ये बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। क्योंकि ये जो दोनों है ये देखें, इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी इतनी है और इसकी जो है हमारे पास आई है हीट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू, वो भी इतनी है जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की है। तो जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि उसके हमें इसको और स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों जो एक ही स्ट्रक्चर लिविंग डॉट स्ट्रक्चर वाला वही हमारे पास इनफ है। नेक्स्ट एक लोकलाइज्ड बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर पहले नंबर पे ये फिक्स्ड बॉन्ड है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 2 ही एटम के दरमियान जो है वो फिक्स रहती है। उसके अलावा ये स्टेबल होता है, नॉट इन रेजोनेंस, इसकी रेजोनेंस नहीं होती। रेजोनेंस का मतलब यही होता है ना कि अगर 2 मॉलिक्यूल जो है दो जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही प्लेन के अंदर है तो आपस में वहाँ पर भी बॉन्डिंग कर सकता है। और अगर इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगी फिर तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो डबल ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं होती है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है। ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड, पाई बॉन्ड्स आर मे और मे नॉट लोकलाइज्ड। पाई बॉन्ड्स होते हैं वो लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं, डीलोकलाइज्ड भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स और मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन की एग्जांपल है, यहाँ पर ये देखें एक इसका 1s है, एक इसका 1s है, ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पड़े हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो जो इनके दरमियान फोर्स जो डेवलप अट्रैक्शन की कर जाती है उसकी वजह से जो है वो एक H2 का मॉलिक्यूल बनता है। और वो H2 का जो मॉलिक्यूल है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो वह यूँ लिखते हैं, क्योंकि जो सिंगल H होता है ना उसकी तो 1s होता है। जब 2 1s मिलते हैं तो ये वो हमारे पास डेवलप कर जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। A localized bond pair travel between two atoms between the overlap of atomic orbitals sigma and pi bonds are formed। तो जब ये ओवरलैप करता है तो हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं जो सिग्मा और पाई होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऑलवेज लोकलाइज्ड होता है और जो पाई बॉन्ड होता है वो मे और मे नॉट लोकलाइज्ड होता है। अगला टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN रूल। EAN रूल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग electron the nucleus of a metal atom complex। EAN of the central metal atom can be easily calculated by the given formula। EAN का formula जो होता है वो Z minus ON plus 2 and CN कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसके अंदर Z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है, ON ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और CN है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो EAN जो वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम। और मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त मेटल के जो एटम होता है उसके इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका जो टोटल सम है वो EAN रूल जो है यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बताता है। और कैलकुलेट करने का तरीका नीचे एक फार्मूला दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल मेटल एटम का और कोऑर्डिनेशन नंबर है। अ स्टेबल complex is formed if the EAN is equal to the atomic number of next noble gas। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। EAN रूल तब बनता है यानी एक कॉम्प्लेक्स तब स्टेबल होता है जब EAN रूल के अकॉर्डिंग उसी पीरियड के अंदर जो मौजूद नोबल गैस होती है, ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं वो जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ना, तो वो तब एक तरीका है उनकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने का कि वो तब स्टेबल होते हैं कि जब उनके सेम पीरियड के अंदर जो हमारे पास मौजूद होती है नोबल गैस, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसके इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है। पहली दफ़ा इसको सिडविक ने प्रपोज किया था
और इसी ने प्रिडिक्ट किया था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं है। इसकी डेफिनेशन है जो उसने दी थी, मेटल आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड until it achieves द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको इधर बताई है कि जब वो नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है तो इसका मतलब है कि मेटल एटम जो है वो स्टेबल है। A metal atom or ion will continue accepting electron pair till the total number of electron in the metal atom or ion become equal to the atomic number of the noble gas element found in the same period. Such compound is quite stable. अब वो अगर तो लिगेंड के थ्रू जब वो तब तक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता रहता है मेटल एटम जब तक कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसी सेम पीरियड के अंदर मौजूद नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल नहीं हो जाती, वो तब तक जो है वो एक्सेप्ट करता रहता है। और जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इक्वल हो जाए और हमारे पास भी वही आ रही हो थ्योरेटिकली भी, तो इसका मतलब यह है कि जो हमने कंपाउंड ड्रा किया है वो स्टेबल है। अब EAN रूल जो है उसको ट्रूली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है Z माइनस एक्स प्लस L इंटू डेंटाइसिटी मल्टीप्लाई बाई 2। डेंटिसिटी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उसकी ना उस जो हमारे पास स्पेसिफिक कंपाउंड है उसकी हमारे पास डेंटिसिटी आ जाती है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो उसको हमने तब भी इसी तरह ही कैलकुलेट करना है, सेम फार्मूला लगा के। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो जो क्रिप्टॉन होती है जैसे उसकी 36 है, जीनॉन है 54 है, आर्गॉन, रेडॉन, ये सारा कुछ जो नोबल गैसेज हैं जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल आ जाते हैं सेम पीरियड के अंदर जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है उसका कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब इसके इक्वल आ जाए तो इट मीन्स के जो हमारे पास बन रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कॉम्प्लेक्स इज़ ओबेइंग दिस रूल दे आर स्टेबल। एग्जाम्पल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझने के लिए। जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमारे पास एक जो है वो आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है उसका हमने EAN फाइंड आउट करना है। तो Z माइनस एक्स प्लस लिगेंड डेंटाइसिटी मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारे पास जो 26 है ये इसका एटॉमिक नंबर है आयरन का, ठीक है। सेंट्रल मेटल आइटम का जो 2 है ये हमारे पास कहाँ से आया है, ये हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है आयरन की, तो इसका फाइंड आउट हमने इस तरह किया है, ठीक है। यहाँ पर पोटाशियम है जिसकी +1 है, ये 4 है, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी फाइंड आउट करनी है, x लगा दिया। CN जो है उसकी -1 होती है, कितने हैं 6 हैं। और हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड की न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की जो होती है वो 0 के इक्वल हम लोग रखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो +2 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हमने इसको फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ लगाई हैं। 24 + 12 36 और 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इट मीन्स कि जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल स्टेबल है। नेक्स्ट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो वाले कंपाउंड फॉलो करते हैं जो कि ऑक्टाहीड्रल होते हैं, और जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वो स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो ऑक्टाहीड्रल के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। और जो 4 ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज़ यूज्ड प्राइमरली फॉर द प्रिडिक्टिंग एंड रेशनलाइजिंग फार्मूला फॉर द स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस स्पेशली फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक compounds. Number of the ligand attached to the metal is such sum of the ligand electron and the central metal atoms। जो वो इलेक्ट्रॉन के अगर 18 के इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स जब हमने इसको ऐड करना है ना सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, जो लिगेंड ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो वो 18 के अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो स्टेबल है। और वो याद रखें कि ये किसके लिए है, ये हमारे पास ऑक्टाइड्रल कंपाउंड के लिए है। इलेक्ट्रॉन जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ये एक्चुअली सिमिलर होता है 8 इलेक्ट्रॉन रूल होता है, जैसे ऑक्टेट रूल होता है हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। तो ये भी जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है। अब काउंटिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन काउंट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ये जो 2 तरीके हैं ये न्यूट्रल स्टेट कहता है और एक ऑक्सीडेटिव स्टेट। ऑक्सीडेटिव स्टेट वाला जो होता है उसको हम आयनिक भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग करते ये हैं कि जो न्यूट्रल स्टेट वाला है ना, उसके अंदर हम ना होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं उस मेटल एटम की, उस मेटल कॉम्प्लेक्स की, लिगेंड की और मेटल की। और दूसरे के अंदर हम लोग जो है वो हेट्रोलाइटिक करते हैं। अब न्यूट्रल के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको, या फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी हमने करनी होती है क्लीवेज होमोलिटिकली। तो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास होता है ना कॉम्प्लेक्स, हम लोग उस मेटल के जितने भी होते हैं ना
ये देखें, इसको हम लोग इस तरह क्लीवेज करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, इसके पास आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग काउंट वगैरह करते हैं तो हमारे पास न्यूट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर 18 के इक्वल आते हैं, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास स्टेबल है। इसके कुछ रूल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय ईच लिगेंड। इन दोनों लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके जो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने फाइंड आउट करने होते हैं और उसको हमने ना अब मेंशन फार्मूला के अंदर लगाना है। जैसे कि ये देखें, आयरन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s3d है, उसके अंदर 5 है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 8 हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास शेयर हुए हैं और जो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास लिगेंड के हैं उनको जब हम ऐड करेंगे 8 प्लस जो 10 होता है वो इक्वल होता है 18 के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वो है वो स्टेबल है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, आयनिक मेथड है जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास ना होते हैं ना मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने हेट्रोलिटिक करनी है ना, इसके अंदर क्लीवेज हेट्रोलिटिकली इसको हमने क्लीवेज करना है। तो जब हम इसको क्लीव करेंगे तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग लिगेंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल की वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीका ये भी है इसको फाइंड करने का। दूसरा ये है कि सारे जो मेटल एटम को दे दें फिर उसके बाद फाइंड कर लें। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर जो ऊपर एग्जांपल है ये वाली, दिस वन एग्जांपल, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको हम लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसने वो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है वो +2 लिखी हुई है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हुए हैं तो वो हम लोग 6 लिख देंगे। इसके अलावा 4 कोबाल्ट के हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन दिए हैं 2 हाइड्रोजन के हैं तो वो 4 हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब हम इसको प्लस करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 + 8 इज़ इक्वल टू 6 + 8 + 4 जो हो जाएगा इक्वल 18 इलेक्ट्रॉन के। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है आयरन का वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हमारे पास जो आयनिक वाला होता है ना, ऑक्सीडेटिव स्टेट वाला जो होता है उसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उसका एक तो ड्रॉबैक ये है कि जब हम लोग उसकी फाइंड आउट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के दौरान तो हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन जो वो एक तरफ कर देते हैं या लिगेंड को और मेटल एटम को दे देते हैं। तो ये होता है कि मेटल एटम की जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जब चेंज होती है ना तो वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम जब काउंट करते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स जो फील हो जाता है। इसके अलावा जब ये देखें, इसके अलावा जब ये रिंग वाला होता है ना, कोई भी हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसके अंदर रिंग पाई जाती है तो उसका ये होता है कि इसको जब हम दे देंगे ना इलेक्ट्रॉन, ये देखें यहाँ पे जैसे मेंशन किया, जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो रिंग है उसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो हक्कल नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो इस तरह एक तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ना या इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं उसको ये कैलकुलेट नहीं कर पाता। दूसरा ये कि अगर तो रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाती है इलेक्ट्रॉन जो है उसको ट्रांसफ़र करने के बाद, थियोरेटिकली अगर रिंग जो है वो एंटी एरोमेटिक हो जाती है तो फिर उसके हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फाइंड आउट करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। अब एक एग्जांपल देख लें, इसके अंदर हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला मैंगनीज़ का कॉम्प्लेक्स है। तो जो मैंगनीज़ का कॉम्प्लेक्स हमारे पास आया है ना उसको हमने 2 तरह से करना है, जो ऊपर मैंने अब मेंशन किए हैं ना 2 तरीके, आयनिक वाला और न्यूट्रल वाला। आयनिक यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें चेंज हो जाती है और न्यूट्रल जिसके अंदर जस्ट हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, मैंगनीज़ है। यहाँ पर ये देखें पहले ये वाला दिस वन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है शेयर किया हुआ। उसके बाद कोबाल्ट है, उसने 5 ही देखें 1 2 3 4 5 कोबाल्ट के कितने हैं, 5 हैं। ये देखें CH3 का सिर्फ 1 ही है इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया हुआ। कोबाल्ट ने जब शेयर करता है तो वो हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बेशक वो आप होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हो या फिर हेट्रोलाइटिक कर रहे हो तो उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए वो कितने हैं, वो 5 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। और जो मैंगनीज़ है ये देखें इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जब इसका सम करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि इसने जो 18 इलेक्ट्रॉन वाले रूल को फॉलो किया है और होमोलाइटिक क्लीवेज करने के साथ साथ यानी कि न्यूट्रल मेथड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो वो हमारे पास स्टेबल है। इसी कॉम्प्लेक्स को जब हम दूसरे आयनिक मेथड के साथ करेंगे या ऑक्सीडेटिव मेथड के साथ करेंगे तो ये देखें
कोबाल्ट के कितने थे, 5 थे, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे मैंने पहले बताया हेटेरोलाइटिक को या होमोलाइटिक को उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो CH3 जब, क्योंकि हेटेरोलाइटिक है, तो जब हम लोग उसको करेंगे ना, ये देखें, जब हम लोग इसको क्लीव करेंगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैंगनीज की जगह ना इनकी तरफ चले जाएंगे, मेटल से लेके हम सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको दे देंगे कोबाल्ट्स को। तो जितने भी कोबाल्ट हैं वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। और इसी तरह ये देखें, हमारे पास ये जो आया था CH3, उसने होमोलाइटिक में 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, हेटेरोलाइटिक में 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब मैंगनीज ने क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो जाएगी। उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम वही मेंशन करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि दोनों मेथड्स के थ्रू उसके जो इलेक्ट्रॉन आए वो 18 हैं और उसने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया।